हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री है जहां एक चर्च के अंदर एक नहीं बल्कि कई लोगों की मौत होती है और हर मौत के पीछे एक नया राज छुपा हुआ है। सब कुछ शुरू होता है एक अनमोल डायमंड एप्पल्स आई से, एक ऐसा हीरा जिसके लिए लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो इंसान कत्ल करता है वो खुद भी जिंदा नहीं बचता और फिर सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर किलर मर चुका है तो असली सच क्या है? आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जहां चर्च, कॉफिन, पॉइजन और एक छुपा हुआ डायमंड मिलकर एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं जो एंड तक आपको कंफ्यूज रखेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो सब कुछ बदल देता है। गुड फ्राइडे की सुबह चर्च का माहौल थोड़ा हैवी है। सर्विस चल रही है और सामने खड़े हैं मॉन्सिनियर जेफरसन विक्स, जो बहुत गुस्से भरे अंदाज में अपना सर्मन दे रहे होते हैं। जैसे ही सर्मन खत्म होता है, विक्स सीधा ऑल्टर के साइड वाले छोटे से क्लोजेट की तरफ चला जाता है। उसके हाथ में हमेशा की तरह उसकी छोटी फ्लास्क होती है, जिसे वो अक्सर चुपकर ड्रिंक करता है। कुछ ही मिनट्स गुजरते हैं और अचानक अंदर से किसी के जमीन पर गिरने की तेज आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही फादर जो डुप्लेंटे, जो ऑल्टर के पास क्वाइटली प्रेयर कर रहा होता है, फौरन क्लोजेट की तरफ दौड़ता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर मॉन्सिनियर विक्स जमीन पर गिरा हुआ होता है, बिल्कुल बेचान सा। धीरे धीरे चर्च के लोग भी वहां जमा होने लगते हैं, लेकिन असल शौक तब लगता है जब जो देखता है कि विक्स की पीठ में एक नाइफ घुसी हुई है और उस नाइफ के हैंडल पर एक छोटा सा डेविल हेड लगा हुआ है। यानी ये साफ साफ मर्डर है। पुलिस तुरंत शक की नजर एक ही इंसान पर डालती है, जूड, क्योंकि वो चर्च में नया प्रीस्ट था और विक्स के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जूड एक बार से एक डेविल हेडलैम्प भी लेकर आया था, जो बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसा इस मर्डर वेपन के ऊपर लगा हुआ है। यानी सबूत सीधा उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसी दौरान केस हैंडल करने के लिए आता है एक डिटेक्टिव बेन वोबल। वो जूड से बात करता है और उससे कहता है कि अगर वो वाकई इनोसेंट है तो उसे इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करनी होगी। जूड थोड़ी देर सोचता है, फिर मान जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक दिन चर्च के लॉन में चलते हुए डिटेक्टिव बेन वोबल जूड से कहता है, शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है सब डिटेल में लिखो, कुछ भी छुपाना मत। और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। जूड अपनी पास्ट स्टोरी बताता है। असल में जूड पहले एक बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन एक मैच के दौरान रिंग में उसके हाथ से एक आदमी की मौत हो गई। वो मोमेंट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उस गिल्ट के साथ जूड बॉक्सिंग छोड़ देता है। उसे लगता है कि उसका पास्ट बहुत वायलेंट था और अब उसे अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देना होगा। इसलिए वो रिलीजन की तरफ आता है। वो प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग लेता है ताकि अपना वायलेंट पास्ट पीछे छोड़ सके। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी, क्योंकि एक दिन गुस्से में आकर उसने एक प्रीस्ट डीकन को मार दिया। ये इंसिडेंट उसके करियर पर एक बड़ा स्टेन बन गया। इसके बाद चर्च अथॉरिटीज उसे ट्रांसफर कर देती हैं एक छोटे और लगभग गिरते हुए पैरिश में, जिसका नाम था आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फॉर्ट, और इस पैरिश को चलाता था मॉन्सिनियर जेफरसन विक्स। जब जूड पहली बार वहां पहुंचता है तो विक्स उसका फॉर्मल वेलकम करता है। उसी वक्त वहां एक और औरत सामने आती है, मार्था। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि विक्स सबसे पहले जूड से कहता है कि वो उसकी कन्फेशन सुने, यानी अपने गुनाहों का इकरार। कन्फेशन के दौरान विक्स ऐसी बातें बताता है जो जूड को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। वो कहता है कि उसे अमीर लोगों से जेलसी होती है और वो अपने कुछ बहुत पर्सनल सिंस भी एडमिट करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी उसका रिलीजन को हैंडल करने का तरीका। विक्स फेथ को प्यार या काइंडनेस से नहीं, बल्कि फियर, शेम, पनिशमेंट और कंट्रोल से चलाता था। उसके कुछ पुराने फॉलोअर्स हमेशा उसके साथ रहते थे और अगर कोई नया इंसान चर्च में आता तो विक्स अपने सर्मन में उस पर इनडायरेक्ट अटैक कर देता। इतना हार्श बोलता कि अक्सर लोग सर्विस खत्म होने से पहले ही चर्च छोड़कर चले जाते। असल में विक्स को नए लोग पसंद ही नहीं थे, उसे सिर्फ अपनी पुरानी फ्लॉक चाहिए थी, और वो पुराने लोग थे मार्था। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस होने वाली है। अब चर्च के अंदर जो लोग विक्स के आसपास रहते थे उनमें सबसे ज्यादा लॉयल थी ड्रेक हर काम में विक्स का साथ देती थी। चर्च के रूल्स को मेंटेन करना हो, लोगों को कंट्रोल करना हो या विक्स के ऑर्डर्स फॉलो करवाना हो, ड्रेक हमेशा उसके साथ खड़ी होती थी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रेक को विक्स की फैमिली का पुराना डार्क पास्ट भी पता था, खासकर उसकी माँ की कहानी, जिसे लोग हार्लेट के नाम से जानते थे। ये कहानी काफी पुरानी है। बहुत सालों पहले जब जेफरसन विक्स लीडर भी नहीं बना था, तब इस पैरिश को चलाता था उसका दादा अप्रेंटिस विक्स। उसकी एक बेटी थी ग्रेस विक्स, लेकिन लोग उसे हार्लेट के नाम से बुलाते थे। ग्रेस बिल्कुल अलग सोच की लड़की थी। वो वार्म थी, रिबेलियस थी और चर्च के स्ट्रिक्ट और हार्श रूल से काफी परेशान रहती थी। इसी दौरान उसका एक ऐसा रिलेशनशिप भी था जो उसके फादर अप्रेंटिस विक्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अप्रेंटिस ने ग्रेस को एक डील दी। उसने कहा, अगर तुम चर्च के अंदर ही रहकर मेरी बात मानो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ग्रेस ने सोचा कि जब उसका फादर मरेगा तब उसे ये सारी दौलत मिल जाएगी। लेकिन जब अप्रेंटिस की डेथ हुई और लॉयर विल पढ़ने के लिए आया तो सब कुछ उल्टा निकला। प्रॉपर्टी और पैसे देने के बजाय ग्रेस को एक छोटा सा टॉय बॉक्स दिया गया और उस टॉय बॉक्स पर एक अजीब सा टैग लगा हुआ था, ईव्स एप्पल। ये देखकर ग्रेस का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो बिल्कुल पागल हो गई। उसने चर्च के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उस गुस्से में उसने छोटी मार्था पर भी अटैक कर दिया और फिर आखिर में अप्रेंटिस की ग्रेव के पास ग्रेस को हेड इंजरी लगी और वहीं उसकी डेथ हो गई। यानी चर्च की हिस्ट्री पहले से ही काफी डार्क और डिस्टर्बिंग थी। चर्च में एक और आदमी था, सैमसन होल्ट। वो चर्च का ग्राउंड्सकीपर था। बाहर के सारे काम, गार्डन, मेंटेनेंस सब वही संभालता था। फिर आती है वेरा ड्रेवन। वो एक लॉयर थी और उसके साथ रहता था उसका अडॉप्टेड बेटा साई ड्रेवन। साई असल में वेरा का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। एक दिन वेरा के फादर उसे घर लेकर आए थे और बस इतना कहा था, अब से तुम्हें इस बच्चे को पालना होगा। साई का ड्रीम था पॉलिटिक्स में आना और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था जहां वो विक्स के सर्मन्स अपलोड करता था। फिर था डॉक्टर नेट शार्प। वो एरिया का लोकल डॉक्टर था, लेकिन अपनी वाइफ के छोड़कर चले जाने के बाद वो बिल्कुल टूट चुका था। अब ज्यादातर वक्त वो अल्कोहल में डूबा रहता था। एक और मेंबर था ली रॉस। ली एक राइटर था। उसका मानना था कि विक्स ने उसका माइंड ओपन कर दिया है, इसीलिए वो विक्स पर एक बड़ी बुक लिख रहा था। उस किताब का नाम था द होली मैन एंड द ट्रूबडोर। और फिर थी सिमोन वेन। सिमोन एक वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट रह चुकी थी, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उसे अपना करियर छोड़ना पड़ा। अब उसका मानना था कि विक्स उसे स्पिरिचुअली हील कर सकता है, इसीलिए वो चर्च को और विक्स को रेगुलरली पैसा भी देती रहती थी। जूड के नजदीक ये सब लोग विक्स को रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि डर की वजह से फॉलो करते थे। वो इतने डरे हुए थे कि अपने सिंस कन्फेस करने से भी घबराते थे। इसलिए एक दिन जूड ने सब लोगों को एक छोटी सी मीटिंग में बुलाया। वहाँ उसने बिल्कुल ओपनली सबको बताया कि विक्स उनके साथ क्या कर रहा है और फिर उसने कहा, अगर तुम्हें अपने सिंस कन्फेस करने हैं तो तुम विक्स के बजाय मुझे कन्फेशन दे सकते हो। लेकिन ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आया। लोगों को विक्स के बिना मीटिंग करना ही अजीब लगा। सब ने जूड को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब वहां से उठकर चले गए। एक दिन जूड ने देखा कि मार्था कन्फेशन रूम से बाहर आ रही है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो क्लियरली पैनिक में लग रही थी। कुछ देर बाद विक्स भी कन्फेशन रूम से बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा मिक्स एक्सप्रेशन था, डर भी और गुस्सा भी। और इसी टेंशन के साथ होली वीक शुरू होता है, जिसका पहला दिन होता है पाम संडे। अब कहानी और ज्यादा टेंस हो जाती है। पाम संडे के दिन जूड और विक्स एक दूसरे की कन्फेशन सुनते हैं। सबसे पहले विक्स बोलता है और फिर से अपनी पुरानी आदतों का कन्फेशन करता है। फिर जूड की बारी आती है। जूड कन्फेस करता है कि वो सीक्रेटली विक्स के फ्लॉक यानी उसके फॉलोअर्स की लाइफ के बारे में खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ताकि सच पता चल सके। ये सुनते ही विक्स का गुस्सा फट पड़ता है। वो अचानक जूड को जोर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है, ये दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, इसलिए हमें खुद को बचाना होगा। लेकिन विक्स को पता नहीं होता कि ये पूरा सीन किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया है और ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है साई ड्रेवन। एक रात जूड चर्च के मीटिंग रूम में जाता है। वहां विक्स अपने यूजुअल फॉलोअर्स के साथ बैठा होता है। जैसे ही जूड अंदर आता है, विक्स गुस्से में उसकी तरफ एक बुक फेंक देता है। जूड समझ जाता है कि वहां रुकना बेकार है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उस वक्त जूड का दिल गुस्से और दुख से भरा होता है, इसलिए वो सीधा एक बार चला जाता है और वहां बैठकर ड्रिंक करने लगता है। बार से निकलते वक्त उसे वहां एक डेविल हेड लैंप का टॉप पड़ा हुआ मिलता है। गुस्से में वो उसे उठा लेता है, लेकिन जब वो चर्च वापस आ रहा होता है तो वो उस डेविल हेड को चर्च की तरफ फेंक देता है।
उस वक्त चर्च के बाहर काम कर रहा सैमसन होल्ट आवाज सुन लेता है। वो अंधेरे में चिल्लाता है, कौन है वहाँ? लेकिन जूड चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर आता है गुड फ्राइडे का दिन। विक्स अपना यूजुअल सर्मन देता है। सर्मन खत्म होने के बाद वो अपनी चेम्बर की तरफ चला जाता है। उस वक्त जूड ऑल्टर के पास क्वाइटली प्रेयर कर रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आती है। जूड तुरंत उस तरफ दौड़ता है और जब वो चेम्बर में पहुंचता है तो देखता है कि विक्स जमीन पर गिरा पड़ा है। तब तक चर्च के दूसरे लोग भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। विक्स की पीठ पर खून लगा हुआ होता है। डॉक्टर नेट शार्प तुरंत सबको रोकता है और कहता है, कुछ भी मत छू, सब पीछे रहो। जब सब लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं तब डॉक्टर नेट को क्लियरली नजर आता है कि विक्स की पीठ में डेविल हेड वाली छुरी घुसी हुई है। ये देखकर मार्था शॉक में चिल्लाती है, सेटन। अब सिचुएशन और भी स्कैरी हो जाती है। जूड बाहर जाता है जहां पुलिस ऑलरेडी आ चुकी होती है। पुलिस उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये वही रिकॉर्डिंग होती है जो साइड ड्रेवन ने सीक्रेटली बनाई थी। उस वीडियो में क्लियरली विक्स और जूड की फाइट दिख रही होती है। जूड के लिए सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। तभी वहां आता है एक फेमस डिटेक्टिव बेनॉय ब्लांक और यहीं से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले विक्स की डेड बॉडी का इंस्पेक्शन होता है। जब बॉडी को पलटकर चेक किया जाता है तो फादर जो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो वहां से बाहर निकल जाता है। बेनॉय ब्लांक और पुलिस चीफ उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहते हो तो हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो। जूड थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। सबसे पहले दोनों उस बार में जाते हैं जहां से जूड ने डेविल हेड लैंप का टॉप उठाया था। वहां उन्हें पता चलता है कि मर्डर वेपन का डेविल हेड रेड कलर से पेंट किया गया था। बारटेंडर बताता है कि बार में पहले 2 डेविल हेड लैंप थे, लेकिन अब एक लैंप का टॉप मिसिंग है, यानी कोई उसे ले गया था। इसके बाद बेनॉय और जूड विक्स का चेम्बर चेक करते हैं। वो सोचते हैं, क्या कोई सीक्रेट पैसेज से अंदर आया होगा? क्या किसी ने वॉल तोड़कर एंट्री की होगी? लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई हिडन रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। रूम में आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, फ्रंट डोर। इसलिए डिटेक्टिव एक अजीब थियरी सोचता है, शायद ये रिमोट कंट्रोल स्टैबिंग हो सकती है, यानी किसी ने दूर से ही किसी मैकेनिज्म से अटैक कर दिया हो। तभी मार्था वहां आती है। वो प्रेयर एरिया के सामने जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर वो पुलिस पर चिल्लाती है, सब बाहर निकलो, ये सीक्रेट जगह है। और फिर अचानक वो जूड की तरफ उंगली उठाती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम ही किलर हो। ये सुनते ही जूड का गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर होने लगता है और यहीं से मिस्ट्री और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। मार्था जब गुस्से में जूड पर उंगली उठाती है तो जूड भी गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए जूड सीधा सैमसन होल्ट के क्वार्टर्स में चला जाता है। वहाँ एक बॉक्सिंग बैग लटक रहा होता है। जूड अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उस पर जोर जोर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है, सैमसन आराम से बैठकर टीवी पर एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहा होता है। जूड थोड़ा हैरान होता है। सैमसन कैजुअली कहता है, अगर मैं कोई शो लाइव नहीं देख पाता तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बाद में देख लेता हूँ। ये छोटी सी बात बाद में इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी। पुलिस उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करती है जो मर्डर वाले दिन रिकॉर्ड हुई थी और वहाँ उन्हें एक अजीब सी ग्लिच मिलती है। ये ग्लिच बिल्कुल उसी वक्त आती है जब विक्स का मर्डर हुआ था। पुलिस का मानना था कि ये ग्लिच किसी रिमोट कंट्रोल मशीन की वजह से हो सकती है, लेकिन एक और अजीब बात थी, ये ग्लिच विक्स के गिरने के बाद रिकॉर्ड हुई थी। अब डिटेक्टिव बेनवा ब्लांक और जूड पर थोड़ा डाउट होने लगता है, क्योंकि जूड ने कहा था, जब मैं बाहर सब लोगों के पास पहुंचा तब तक पुलिस आ रही थी। बेनवा उससे सीधा सवाल करता है, तुम लेट क्यों थे? इस बार जूड सच बता देता है। वो कहता है, मैं मॉन्सिनियर विक्स की रिस्पेक्ट बचाने के लिए उसकी फ्लास्क छुपा रहा था ताकि लोगों को पता न चले कि वो सीक्रेटली ड्रिंक करता था। बेनवा तुरंत पूछता है, फिर वो फ्लास्क अब कहाँ है? लेकिन जूड उस फ्लास्क को कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। अब मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है। फिर वो दिन आता है जब विक्स की डेड बॉडी को चर्च के चेम्बर में रखना होता है। ये चेम्बर थोड़ा अनयूजुअल था। बाहर से एक स्पेशल मशीन से ओपन होता था, लेकिन अंदर से हल्का सा पुश देने पर भी खुल सकता था। विक्स के सारे फॉलोअर्स उसके कैस्केट को चुपचाप घूर रहे होते हैं। तभी मार्था आती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ एक पल चाहिए ताकि वो विक्स के लिए दुआ कर सके। सब लोग रिस्पेक्ट में बाहर चले जाते हैं। मार्था अकेली खड़ी होकर कैस्केट को देखती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इसी दौरान एक आदमी वहां आता है और चर्च को एक ऑर्डर लेटर देता है। ये लेटर उस मशीन का होता है जो चेम्बर का डोर ओपन करती है। बाद में सारे फॉलोअर्स मीटिंग रूम में जमा होते हैं। तभी वहाँ बेनवा ब्लांक और जूड भी आ जाते हैं। जूड कामली सबको कहता है, हमें कुछ सवाल पूछने हैं और सबको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट
इन्वेस्टिगेट करना होगा। बेनोआ सबसे पहला सवाल करता है। वो पूछता है, पाम संडे की रात तुम सबकी विक्स से क्या बात हुई थी? तब साई ड्रेवन एक वीडियो चला देता है। इसी दौरान एक शॉकिंग सच सामने आता है। वेरा ड्रेवन बोलती है कि मॉन्सिनियर विक्स ही साई का असली बाप है। ये सुनते ही रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है। वेरा बताती है कि जब साई पैदा हुआ था तो विक्स ने उसे खुद नहीं पाला, बल्कि उसे वेरा के फादर को दे गया था और फिर वेरा को मजबूरन उस बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ा। वेरा गुस्से में विक्स को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराती है और सबसे शॉकिंग बात, विक्स ने ये बात कभी डिनाई भी नहीं की। उस रात विक्स ने मीटिंग में सब लोगों को एक एक करके इंसल्ट करना शुरू कर दिया था। वो हर किसी की बुराइयां गिनाने लगा था। तब साई बोलता है कि जब उसे सच पता चला कि विक्स उसका रियल फादर है तो वो उससे मिलने गया, लेकिन उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। विक्स ने उसे गुस्से से नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह गले लगा लिया और फिर उसने साई को एक और सीक्रेट बताया। उसने कहा कि उसने अपने दादा अप्रेंटिस विक्स का छुपा हुआ फॉर्चून ढूंढ लिया है, यानी एक हिडन दौलत। साई ने तुरंत कहा, ये फ्लॉक सिर्फ एक बर्डन है, इनको हटा दो। तब विक्स ने उससे एक अजीब सी चीज का जिक्र किया, ईव्स एप्पल। साई को लगा शायद ये कोई सीक्रेट अकाउंट या कोई क्रिस्टल जैसी वैल्यूएबल चीज होगी। बाद में जब साई वहां से चला गया तो जूड और बेनोआ ने चर्च के मॉन्यूमेंट को तोड़कर चेक किया। उन्हें लगा शायद फॉर्चून वहां छुपा हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जूड के हाथ गलती से वो ऑर्डर लेटर लग जाता है जो चेंबर की ओपनिंग मशीन का था, और जब वो उस लेटर को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नजर आती है जो इस मर्डर मिस्ट्री को कम्प्लीटली उल्टा करने वाली थी। जूड उस ऑर्डर लेटर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर मर्डर से पहले दिया गया था। बेनोआ तुरंत उस कंपनी को कॉल करता है जहां से मशीन मंगाई गई थी और वहां से एक शॉकिंग बात सामने आती है। ये ऑर्डर किसी और ने नहीं, खुद मॉन्सिनियर विक्स ने दिया था। अब सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो जाती है। तभी लोकल पुलिस चीफ वहां आ जाता है और सीधा जूड को अरेस्ट करने की तैयारी करता है। बेनोआ ब्लांक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, थोड़ा और टाइम दो, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन चीफ नहीं मानता। उसके हिसाब से जो भी एविडेंस मिला है सब जूड को ही गिल्टी दिखाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। जूड अकेला चल रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कोई आदमी चर्च के चेंबर से बाहर आ रहा है। थोड़ी दूर पर दो लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जूड तुरंत उनका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने जूड को गोली मार दी। वो तुरंत बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके पास ही सैमसन होल्ट की डेड बॉडी पड़ी होती है। सैमसन के सीने में एक छुरा घुसा हुआ होता है। अब मर्डर मिस्ट्री और भी डेंजरस हो चुकी थी। उधर पुलिस और बेनोआ जूड को ढूंढते हुए चर्च के चेंबर तक पहुंचते हैं। वहां चेंबर का डोर टूटा हुआ होता है और अंदर उन्हें सैमसन की बॉडी मिलती है। तभी मार्था भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो सैमसन को देखती है वो बिलख बिलख कर रोना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सैमसन के घर से एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल विक्स जैसा दिख रहा होता है। वो चेंबर से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा होता है और उसके थोड़ी देर बाद जूड भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ कैमरा में दिख जाता है। इस पॉइंट पर पुलिस का डाउट और भी स्ट्रांग हो जाता है। तब तक जूड खुद ही पुलिस स्टेशन जा रहा होता है ताकि खुद को सरेंडर कर सके, लेकिन स्टेशन के बाहर ही बेनोआ ब्लैंको से देख लेता है। वो तुरंत जूड को साइड में खींच लेता है। जूड बार बार एक ही बात कहता रहता है, मैंने सैमसन को मार दिया, मुझे सब कन्फेस करना है। लेकिन बेनोआ कहता है, पहले मेरे साथ डॉक्टर नेट शार्प के घर चलो। दोनों वहां पहुंचते हैं। घर का हाल देखकर लगता है जैसे वहां किसी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया हो। दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं। वहां एक बड़ा सा टब पड़ा होता है जो एसिड से भरा हुआ होता है। टब के पास मॉन्सिनियर विक्स का बॉडी घुटनों के बल गिरा हुआ होता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जब वो टब से एसिड निकालते हैं तो अंदर से एक और स्केलेटन मिलता है और सबसे अजीब बात, विक्स का बॉडी उस स्केलेटन की गर्दन पकड़े हुए होता है। जब स्केलेटन की उंगली में रिंग देखी जाती है तो सबको समझ आ जाता है कि ये स्केलेटन किसी और का नहीं, डॉक्टर नेट शार्प का ही है। अब पिक्चर और क्लियर होने लगती है। बेनोआ डॉक्टर नेट का मेडिकल बैग चेक करता है। उस बैग में एक बॉटल मिलती है, पेंटोबार्बिटॉल। ये एक पावरफुल ड्रग होता है जो पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज होता है। बेनोआ तुरंत पुलिस को कॉल करता है और दोनों बॉडीज की इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद जूड चर्च वापस जाता है। वो ऑल्टर के सामने घुटनों पर बैठकर कन्फेशन करने लगता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और जूड को अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन इसी मोमेंट पर बेनोआ ब्लैंक जोर से चिल्लाता है, सब लोग ध्यान से सुनो। और फिर वो पूरी सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। बेनोआ बताता है, गुड फ्राइडे के सर्मन के बाद विक्स अपने चेंबर में गया था। वहां उसने अपनी यूजुअल फ्लास्क से ड्रिंक किया, लेकिन उस फ्लास्क में किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर मिला दिया था। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में विक्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर सेटअप एक्टिवेट हुआ। डेविल हेडलैम्प का रेड कलर गुड फ्राइडे के चर्च वेस्टमिन से मैच किया गया था ताकि सब कुछ रिलीजियस डेकोरेशन जैसा लगे, और असली छुरा वेस्टमिन के अंदर छुपाया गया था।
जैसे ही विक्स गिरा, डॉक्टर नेट ने रिमोट बटन दबाया और उस मैकेनिज्म से निकला हुआ ब्लेड सीधा विक्स की बॉडी में घुस गया। यानी मर्डर बिल्कुल मशीन से प्लान किया गया था और अब असली मास्टरमाइंड का राज बस खुलने ही वाला था। अब कहानी अपने सबसे शॉकिंग फेज में एंटर करती है। जैसे ही विक्स बेहोश होकर गिरा, रिमोट से निकला हुआ ब्लेड सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। खून बहना शुरू हो गया। इसी वक्त जूड चेंबर के अंदर आता है। वो फ्लोर पर खून देखता है और साथ ही विक्स की फ्लास्क भी। जूड को समझ आ जाता है कि ये सीन बहुत मेसी है, इसलिए जब वो बाहर निकल रहा होता है तो फ्लास्क को क्वाइटली डोर के पीछे छुपा देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नेट शार्प चेंबर के अंदर आता है। वो सबके सामने डेविल हेड वाली नाइफ दिखाता है, लेकिन असली सच कुछ और होता है। दरअसल नेट ने पहले रिमोट कंट्रोल्ड ब्लेड को विक्स के बॉडी से निकाल दिया था और सबको कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरी नाइफ से विक्स को दोबारा स्टैब कर दिया, ताकि मर्डर बिल्कुल नॉर्मल स्टैबिंग जैसा लगे। लेकिन नेट एक गलती कर बैठा, वो फ्लास्क को ढूंढ नहीं पाया। और अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डॉक्टर नेट ने विक्स को मारा था तो डॉक्टर नेट को किसने मारा? ये मिस्ट्री सबको कंफ्यूज कर रही होती है। तभी बेनवा ब्लांक सबके सामने एक अजीब बात कहता है। वो बोलता है, मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनते ही रूम में बैठे सब लोग हैरान होकर बाहर निकल जाते हैं। उधर जूड पर अरेस्ट होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। इसी गिल्ट और प्रेशर में मार्था खुद बेनवा ब्लांक के पास आती है और डिसाइड करती है कि वो पूरा सच कन्फेस करेगी। बेनवा उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है, मार्था, जो भी हुआ सब कुछ अपने वर्ड्स में बताओ। और फिर मार्था स्लोली पूरी कहानी रिवील करना शुरू करती है। वो बताती है, बहुत साल पहले अप्रेंटिस विक्स, जो मॉन्सिन्योर विक्स के दादा थे, उन्होंने एक बहुत रेयर और प्राइसलेस डायमंड खरीदा था। उस डायमंड का नाम था ईव्स एप्पल। ये इतना प्रेशियस स्टोन था कि अप्रेंटिस विक्स चाहते थे कि ये गलत लोगों के हाथ ना लगे। इसलिए एक दिन उन्होंने छोटी सी मार्था को सब सच बता दिया और फिर एक शॉकिंग काम किया। उन्होंने वो डायमंड खुद निगल लिया। कुछ ही पल बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी लास्ट विश ये थी कि वो डायमंड उनके साथ ही ग्रेव में दफन हो जाए। मार्था ने उस वक्त कसम खाई थी कि वो ये सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन वक्त के साथ ग्रेस विक्स, जो अप्रेंटिस की बेटी थी और शायद मॉन्सिन्योर विक्स की माँ भी, किसी तरह डायमंड का राज जान गई। उस रात जब उसने चर्च में तोड़फोड़ की थी तो उसका असली मकसद चर्च डिस्ट्रॉय करना नहीं था, वो बस डायमंड ढूंढ रही थी। जब मार्था ने उसे रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच वायलेंट फाइट हो गई और उस फाइट के बाद ही ग्रेस की डेथ हो गई थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। मॉन्सिन्योर विक्स की डेथ से कुछ दिन पहले जूड ने मार्था को एनकरेज किया था कि वो अपने सारे सिंस कन्फेस कर दे। इसी प्रेशर में मार्था ने डायमंड का सीक्रेट कन्फेस कर दिया। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। ये कन्फेशन जूड के सामने नहीं बल्कि मॉन्सिन्योर जेफरसन विक्स के सामने हो गया। जैसे ही विक्स को डायमंड का पता चला, उसने तुरंत अप्रेंटिस विक्स की ग्रेव खोदने का प्लान बना लिया। मार्था को समझ आ गया कि अगर विक्स को डायमंड मिल गया तो वो कभी नहीं रुकेगा। इसी डर की वजह से मार्था ने डॉक्टर नेट के साथ मिलकर विक्स को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक स्ट्रेंज प्लान बनाया। विक्स की कॉफिन के अंदर सीक्रेटली सैमसन को छुपा दिया गया। प्लान ये था कि रात होते ही सैमसन कॉफिन से बाहर निकलेगा और जंगल की तरफ भाग जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि विक्स मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया है। सब कुछ ऑलमोस्ट प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। जूड अचानक वहां आ गया। इसी बीच डॉक्टर नेट का ग्रीड एक्टिवेट हो गया। डायमंड के लालच में नेट ने सैमसन को मार दिया और फिर वो मार्था को भी खत्म करने वाला था। उसने मार्था की कॉफी में पॉइजन मिला दिया, लेकिन मार्था ने भी स्मार्ट मूव खेला। उसने क्वाइटली कप स्वैप कर दिए और जिस पॉइजन से मार्था मरने वाली थी वो पॉइजन डॉक्टर नेट ने खुद भी लिया और कुछ ही देर में डॉक्टर नेट की डेथ हो गई। उसके बाद मार्था ने एक फाइनल ट्रिक की। उसने विक्स की डेड बॉडी का हाथ नेट की गर्दन पर रख दिया, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें लगे कि विक्स मौत के बाद जिंदा हुआ और उसने अपने किलर से बदला ले लिया। ये पूरी सच्चाई मार्था जूड के सामने कन्फेस कर देती है। लेकिन एक और शॉकिंग बात होती है, मार्था खुद भी पॉइजन पी चुकी होती है। अपने लास्ट मोमेंट्स में जूड उसे कहता है, सबको माफ कर दो, ग्रेस को भी। मार्था धीरे से अपना सर झुका देती है और सबको माफ कर देती है। फिर कुछ ही पलों में मार्था की सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही उसका हाथ ढीला पड़ता है, उसकी मुट्ठी से वो प्राइसलेस डायमंड ईव्स एप्पल जमीन पर गिर जाता है। जूड चुपचाप उस डायमंड को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो डायमंड दुनिया में कभी किसी को दोबारा नहीं मिला। अब बात करते हैं वेक अप डेड मैन के एंडिंग एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि फिल्म का फाइनल ट्विस्ट ही पूरी मिस्ट्री को क्लियर करता है। स्टोरी के एंड में जब सब लोग चर्च में जमा होते हैं, तब डिटेक्टिव बेनवा ब्लैंक सबके सामने पूरा सच रिवील करता है। ब्लैंक बताता है कि जो मर्डर सबको एक इम्पॉसिबल मिस्ट्री लग रहा था, असल में एक केयरफुली प्लान्ड मैनिपुलेशन था। सबसे पहले मॉन्सिन्योर विक्स अपने प्राइवेट चेंबर में जाता है और अपनी फ्लास्क से ड्रिंक करता है, लेकिन उस ड्रिंक में एक
स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर ड्रग मिला हुआ होता है जो कुछ ही मिनट्स में उसे बेहोश कर देता है। ये ड्रग एक्चुअली डॉक्टर नेट के पास था जो पेशेंट्स को सिडेट करने के लिए यूज करता था। जब विक्स बेहोश हो जाता है तब डॉक्टर नेट एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। चेंबर में एक मैकेनिकल ब्लेड ट्रैप लगा होता है जो रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे ही विक्स गिरता है ब्लेड एक्टिवेट होता है और उसे स्टैब कर देता है, जिससे सबको लगता है कि ये एक रिचुअलिस्टिक या इम्पॉसिबल मर्डर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्लैंक रिवील करता है कि डॉक्टर नेट खुद भी इस क्राइम का विक्टिम बन गया। बाद में किसी ने उसे भी मार दिया और उसकी बॉडी को एसिड के टब में डिसॉल्व करने की कोशिश की। बस उसी एसिड टैंक से बाद में एक स्केलेटन मिलता है जिससे पता चलता है कि वो डॉक्टर नेट था। मतलब मर्डर का प्लान एक चेन रिएक्शन बन गया जहां लोग एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाने के लिए और क्राइम्स करते गए। इस केस का इमोशनल सेंटर फादर जड भी बन जाता है। उसे लगता है कि उसने ही गुस्से में सैमसन को मार दिया, इसलिए वो चर्च में जाकर कन्फेशन करता है। लेकिन ब्लैंक क्लियर करता है कि ट्रूथ उतना सिंपल नहीं था जितना जड समझ रहा था। कम्युनिटी के अंदर फेथ, जेलसी, मैनिपुलेशन और पर्सनल ग्रजेस इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि सब एक दूसरे पर शक करने लगे। फिल्म का रियल मैसेज भी यहीं आता है। आर्यन जॉनसन ने इस स्टोरी के थ्रू ये दिखाया है कि जब रिलीजन और पावर का मिसयूज होता है तो एक क्लोज कम्युनिटी भी सस्पेशन और हेट्रेड का शिकार हो सकती है। और लास्ट में ब्लैंक का क्लासिक स्टाइल रिवील सबको ये समझा देता है कि सच हमेशा क्लूज में छुपा होता है, बस किसी को उन्हें सही तरह देखना आना चाहिए। इसी ट्विस्टी इन्वेस्टिगेशन के साथ फिल्म एंड होती है जहां मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, लेकिन कैरेक्टर्स को अपने एक्शंस और बिलीव्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आखिर में सच ये सामने आता है कि इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ एक चीज थी, लालच। एक डायमंड जिसने लोगों को इतना अंधा कर दिया कि दोस्ती, इंसानियत और फेथ सब कुछ खत्म हो गया। मार्था ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में सब कुछ कन्फेस करके सबको माफ कर दिया। लेकिन उस डायमंड की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वो अनमोल हीरा जमीन पर गिरता है, फादर जड चुपचाप उसे उठा लेता है और फिर वो डायमंड दोबारा कभी किसी को नहीं मिलता। अब सवाल ये है, क्या फादर जड ने उसे छुपा दिया या फिर वो हीरा कहीं और चला गया? अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज और रेटिंग्स की, जो ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग और मिक्स देखने को मिलते हैं। फिल्म वेक अप डेड मैन को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों तरफ से मोस्टली पॉजिटिव लेकिन थोड़ा मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। IMDb पर इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10 की सॉलिड रेटिंग मिली है, जो दिखाता है कि ऑडियंस को मिस्ट्री और स्टोरी का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। वहीं रॉटन टोमेटोज पर फिल्म का क्रिटिक स्कोर 92% है, जो बताता है कि क्रिटिक्स ने इस मूवी की मिस्ट्री, डायरेक्शन और यूनिक चर्च सेटिंग को काफी अप्रिशिएट किया। फेमस क्रिटिक रॉजर ईबर्ट वेबसाइट पर फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 4 स्टार्स दिए गए हैं, जो इस बात का सिग्नल है कि क्रिटिक्स के नजदीक ये एक स्ट्रॉन्ग और इंगेजिंग मर्डर मिस्ट्री है। इसके अलावा गूगल यूजर्स में से 71% लोगों ने इस फिल्म को लाइक किया, जो दिखाता है कि जनरल ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा। अगर रिव्यूज की बात करें तो कई लोगों ने फिल्म की डार्क एटमॉस्फेयर, चर्च सेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बताया। खास तौर पर डैनियल क्रेग का बेनवा ब्लैंक कैरेक्टर और जॉश ओकॉनर की परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला। लेकिन कुछ व्यूअर्स का कहना था कि फिल्म थोड़ी ज्यादा लंबी फील होती है और इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद कुछ कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फाइनल ट्विस्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो उतना शॉकिंग नहीं जितना पहली नाइव्स आउट मूवीज में था। ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वेक अप डेड मैन एक स्टाइलिश और इंटेलिजेंट मर्डर मिस्ट्री है, जो अपनी डार्क टोन, सस्पेंस और कॉम्प्लेक्स क्लूज की वजह से ऑडियंस को एंड टू गेस करने पर मजबूर करती है। और अगर आपको हू डन इट मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक बार देखने लायक एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवीज और स्टोरीज को सिंपल और पावरफुल स्टाइल में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।